नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मॉम, आपको पता है ना, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं उसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन आप हैं कि मेरे पसंद या नापसंद के बारे में ध्यान ही नहीं देती। आरव, जो राठौर ग्रुप एंड कंपनी का इकलौता वारिस था, जिसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसकी सारी मांगें पूरी कर दी जाती। लेकिन वो कौन सी मांग थी जो उसके मम्मी पापा उसकी मर्जी के खिलाफ करते रहे? और क्या हो जब उसके मम्मी पापा उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी ही मर्जी चलाते रहे? और क्या हो जब उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ न चले? तब वह कितना परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, करोड़ों अरबों के मालिक होते हुए भी आरव जैसे रईसजादे को ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक समय आने पर परेशान कर देती है, उसकी रात की नींद और दिन का चैन छीन लेती है? तो चलिए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी की शुरुआत होती है एक बेसहारा अनाथ लड़की चारू से, जो कि आरव के घर में उसके मम्मी पापा के रहमो करम पर पल बढ़ रही होती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक छोटा सा तिनका वैसे तो किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, उसके होने या न होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वही तिनका अगर उस इंसान की आंख में चला जाए तो वह कितना परेशान कर देता है। ठीक वैसे ही चारू भी आरव की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती थी। उसका होना या न होना आरव की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आरव चारू के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाता और उसे उसका महत्व समझ में आता है। उसके बाद आरव की जिंदगी ही बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं चारू ने ऐसा क्या किया, या आरव की जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो चारू उसके जीवन में इतना महत्व रखने लगती है। शहर के सबसे पॉश इलाके में राठौर ग्रुप एंड कंपनी के मालिक की सबसे बड़ी हवेली की सुंदरता देखते ही बनती थी। आरव उसी भव्य हवेली का इकलौता वारिस था। आरव की उम्र लगभग 28 वर्ष थी, लेकिन वह देखने में किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं दिखता था। वह देखने में जितना सुंदर था, स्वभाव से उतना ही चिड़चिड़ा भी था। उसका एक ही उसूल था, जो चीज़ उसे पसंद नहीं थी उसका वजूद भी उसके आसपास नहीं होना चाहिए था। और इस पूरी हवेली में अगर कोई एक इंसान था जिससे वह बेइंतहा नफरत करता था, तो वह थी चारू। चारू उस हवेली के हर कोने को रोशन करने वाली एक शांत, खूबसूरत और सलीकेदार लड़की थी, जो राठौर परिवार का खून नहीं थी, लेकिन आरव के माता पिता दयानंद और आराधना जी के लिए वह उनकी सगी बेटी से भी बढ़कर थी। आज के 15 साल पहले एक तूफानी रात में दयानंद जी अपने दिवंगत दोस्त की 10 साल की अनाथ और सहमी हुई बच्ची को इस घर में लेकर आए थे। 12 साल के आरव ने जब पहली बार उस रोती हुई बच्ची को देखा तो उसके बाल मन ने उसे एक घुसपैठिया मान लिया। आरव को लगा कि उसके माता पिता का प्यार अब बट जाएगा और वह मासूम सी असुरक्षा समय के साथ एक गहरी नफरत में बदल गई। आरव को लगता था कि चारू एक एहसान फरामोश लड़की है, जो उसके भोले भाले माता पिता की भावनाओं का फायदा उठाकर उनकी दौलत और प्यार पर कब्जा कर रही है। सुबह के 8 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। चारू, जिसने एक सादी लेकिन बेहद खूबसूरत लाल रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, सबको नाश्ता परोस रही थी। 25 साल की चारू की आंखों में एक अजीब सी गहराई और खामोशी थी। वह जानती थी कि इस घर का चिराग उसे फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन फिर भी दयानंद जी और आराधना जी के प्यार ने उसे हर जहर को पीने की ताकत दी थी। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ आई। आरव अपने कस्टमाइज इटालियन सूट में नीचे उतरा। उसकी तीखी नज़रें जैसे ही चारू पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अरुचि का भाव आ गया। गुड मॉर्निंग आरव, चारू ने धीमी लेकिन मीठी आवाज़ में कहा और उसकी तरफ
कॉफ़ी का कप बढ़ाया। आरव ने कप को अनदेखा करते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मॉम, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी ब्लैक कॉफ़ी नौकरों से ही भिजवा दिया कीजिए। मुझे सुबह सुबह किसी का मनहूस चेहरा देखकर अपना दिन खराब नहीं करना है। चारू के हाथ हवा में ही रुक गए। एक पल के लिए उसकी पलकें झुक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और चुपचाप कप वापस टेबल पर रख दिया। आरव, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी नौकर नहीं बल्कि इस घर की बेटी है। दयानंद जी ने अखबार नीचे रखते हुए सख्त लहजे में कहा। आरव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, डैड, आप लोगों ने इस अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट को अपनी बेटी मान लिया है, मैंने नहीं। मेरे लिए यह सिर्फ एक लड़की है जो हमारे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारू बिना कुछ कहे वहां से रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी दयानंद जी की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। रुक जाओ चारू बेटा, आज मुझे तुम दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दयानंद जी का लहजा गंभीर था। आराधना जी ने उठकर चारू का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। आरव अपनी घड़ी देखते हुए झुंझलाया, डैड, जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दयानंद जी ने एक गहरी सांस ली, आराधना जी की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर आरव से मुखातिब होते हुए कहा, आरव, तुम्हारी उम्र अब सेटल होने की हो गई है। हमने फैसला किया है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आरव ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है डैड, आप जिस भी रईस खानदान की लड़की को मेरे लिए चुनेंगे मैं शादी कर लूँगा। बिजनेस के लिए यह अलायंस बुरा नहीं होगा। हमने लड़की चुन ली है आरव। आराधना जी की आंखों में चमक थी, और वह कोई बिजनेस अलायंस नहीं है। हमारे घर की बहू हमारी बेटी चारू बनेगी, जैसे किसी ने डाइनिंग रूम में बम फोड़ दिया हो। चारू झटके से खड़ी हो गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंकल, आंटी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन उससे भी भयानक प्रतिक्रिया आरव की थी। वह कुर्सी को पीछे धकेलते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और आंखों में जैसे आग भड़क उठी थी। ये क्या बकवास है डैड? ये क्या बकवास है मॉम? आरव की आवाज़ से हवेली की दीवारें गूंज उठी। ये बकवास नहीं है बेटा, हमारा आखिरी फैसला है। शिवानी से बेहतर तुम्हारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। वो इस घर को, तुम्हें और हमें अच्छी तरह से जानती है। दयानंद जी ने अडिग होकर कहा। आरव ने अपनी नफरत भरी उंगली चारू की तरफ उठाई, जो अभी भी सदमे में कांप रही थी। इस सड़क से उठाई हुई लड़की से मैं शादी करूंगा? डैड, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस 2 कौड़ी की लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ये सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना। बहुत अच्छा जाल बिछाया है इसने आप दोनों पर। आरव, जुबान पर लगाम दो। दयानंद जी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। नहीं अंकल, इस बार आवाज़ चारू की थी। हमेशा चुप रहने वाली चारू की आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की आग थी। उसने आरव की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आरव जी सही कह रहे हैं, मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। जो इंसान मेरी इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपना जीवन साथी कभी नहीं मान सकती। आरव ने एक नफरत भरी हंसी हंसी। देखा डैड, इसका ड्रामा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और सुन लो, ये शादी कभी नहीं होगी। आरव तूफान की तरह वहाँ से निकल गया। पीछे छूट गई सन्न खड़ी चारू और एक ऐसा फैसला जिसने उस घर की नींव को हिलाकर रख दिया था। दयानंद जी और आराधना जी ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि रास्ता कांटों भरा है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आग के बिना सोना कुंदन नहीं बनता। खेल तो बस अब शुरू हुआ था। उस मनहूस सुबह के महज 2 दिन बाद ही दयानंद जी को माइनर हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने आरव और चारू के सामने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में इस शादी की शर्त रख दी। मजबूरन अपने पिता की जान बचाने के लिए आरव को अपना गुरूर और चारू को अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर इस बेमिसाल रिश्ते के लिए हाँ कहनी पड़ी। आज राठौर हवेली को किसी नववधू की तरह सजाया गया था।
गेंदे के फूलों की खुशबू और शहनाई की गूंज से पूरा माहौल खुशनुमा था। आज आरव और चारू की हल्दी की रस्म थी। आंगन के बीचों बीच रखे सजे हुए झूलों पर दोनों को बैठाया गया था। चारू ने पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, जिसमें वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और बगावत का तूफान छुपा हुआ था। वहीं आरव पीले कुर्ते में भी अपने चिर परिचित ठंडे और कठोर अंदाज में बैठा था। मेहमानों के सामने दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे दुनिया का सबसे खुशहाल जोड़ा हो। लेकिन जैसे ही कोई आसपास नहीं होता, उनके बीच की हवा भी जैसे जम जाती। रस्म के दौरान आरव को चारू के गालों पर हल्दी लगानी थी। आराधना जी ने प्यार से हल्दी की कटोरी आरव के हाथ में थमा दी और मेहमानों को देखने चली गई। आरव ने अपनी उंगलियों में हल्दी ली और चारू की तरफ झुका। मेहमानों को लगा कि वह कोई प्यार भरी बात कह रहा है, लेकिन आरव के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह थे। क्या कमाल की अदाकारा हो चारू तुम, आरव ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में नफरत कूट कूट कर भरी थी। डैड की बीमारी का क्या खूब फायदा उठाया है तुमने। फाइनली अनाथ आश्रम की लड़की राठौर एम्पायर की मालकिन बनने जा रही है। खुश तो बहुत होगी ना तुम। आरव ने जानबूझकर थोड़ी सख्ती से उसके गाल पर हल्दी मली। चारू की त्वचा उस खुरदुरे स्पर्श से छिल सी गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने अपनी बड़ी बड़ी शांत आंखें उठाई और सीधे आरव की धधकती आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था, बल्कि एक धारदार शांति थी। मेरी हैसियत अनाथ आश्रम की जरूर थी आरव जी, लेकिन मेरी परवरिश में आपके जैसी नीच सोच नहीं है। चारू ने उसी धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में जवाब दिया। मैंने ये हाँ सिर्फ पिता जैसे अंकल की सांसों के लिए कही है। आपकी ये दौलत, ये हवेली और आपका ये खोखला रुतबा मेरे लिए इस हल्दी के दाग से भी कम अहमियत रखता है। आरव एक पल के लिए सन्न रह गया। आज तक राठौर खानदान के इकलौते वारिस से किसी ने इस लहजे में बात करने की जुर्रत तक नहीं की थी। चारू का ये बागी रूप उसके लिए नया था। तुम्हारी ये बगावत सिर्फ बातों तक ही है। शादी के बाद मैं इस हवेली को तुम्हारे लिए वो नर्क बनाऊंगा कि तुम खुद इस रिश्ते से भीख मांगकर भागोगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दबाते हुए कहा। चारू ने अपना हाथ झटके से तो नहीं छुड़ाया, क्योंकि मेहमान देख रहे थे, लेकिन उसने आरव की उंगलियों पर अपनी उंगलियों का ऐसा दबाव बनाया कि आरव को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए आरव जी। जिसने बचपन से अपनों को खोने का नर्क देखा हो, उसे आपके बनाए नर्क से डर नहीं लगता। रही बात भागने की, तो याद रखिएगा, मैं वो नहीं जो मैदान छोड़ दे। आप अपना नर्क तैयार रखिए, मैं उसमें भी मुस्कुराकर जीना जानती हूँ। दोनों की नज़रें एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई थी जैसे दो तलवारें आपस में टकरा रही हो। तभी आरव के हाथ की एक उंगली गलती से चारू की गर्दन को छू गई। गुस्से और नफरत के उस उबलते हुए पल में भी उस अनचाहे स्पर्श से दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आरव ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एक पल के लिए विचलित हो गया था। ये कैसा एहसास था? उसे तो इस लड़की से सिर्फ नफरत थी, फिर उसके एक स्पर्श से उसकी धड़कनें क्यों बेकाबू हो रही थी? चारू ने भी नजरें चुरा ली। उसके गालों पर हल्दी से ज्यादा अब एक अजीब सी लालिमा छा गई। रात को मेहंदी की रस्म में भी यही नज़ारा था। चारू के हाथों में आरव के नाम की मेहंदी लग रही थी। आरव दूर खड़ा ड्रिंक पीते हुए उसे घूर रहा था। चारू की नज़रें जब उठी तो उसने आरव की आंखों में देखा। वहाँ गुस्सा था, घमंड था, लेकिन एक अजीब सी कसमकस भी थी जिसे आरव खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शादी की रात नज़दीक आ रही थी। दो लोग जो एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खा चुके थे, अब 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे थे। ये शादी नहीं, एक महायुद्ध की शुरुआत थी। 7 फेरों और कस्मे वादों का नाटक खत्म हो चुका था। राठौर हवेली का सबसे बड़ा बेडरूम, जो अब आरव
और चारू का कमरा था। मोगरे और गुलाब के फूलों से महक रहा था। लाल जोड़े में सजी चारू बिस्तर के एक किनारे में खामोश बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन ये घबराहट किसी नई नवेली दुल्हन की नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान की आहट थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी के बटन बेतरतीबी से खोले और एक झटके में बिस्तर पर सजे फूलों को जमीन पर गिरा दिया। चारू अपनी जगह से उठी। उसकी आंखें आरव की हर हरकत को शांति से देख रही थी। आरव ने अपनी अलमारी से एक फाइल निकाली और उसे चारू के सामने टेबल पर पटक दिया। पढ़ लो इसे और साइन कर दो। चारू ने फाइल उठाई। पहले ही पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, विवाह विच्छेद का अनुबंध, मतलब डिवोर्स एग्रीमेंट। ये क्या है? चारू ने बिना कोई भाव दिखाए पूछा। आरव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी असली औकात का आईना। डैड की तबीयत की वजह से मैंने तुम्हें मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बनोगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ठीक 6 महीने बाद, जब डैड पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। बदले में तुम्हें जो रकम चाहिए वो तुम खुद इस खाली चेक पर भर सकती हो। आरव को लगा था कि चारू रोएगी, मिन्नतें करेगी या इस दौलत को देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन चारू ने जो किया उसने आरव के सारे गुरूर पर पानी फेर दिया। चारू ने बिना एक पल की देरी किए टेबल से पेन उठाया और फाइल के आखिरी पन्ने पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उसने वह खाली चेक फाड़कर आरव के चेहरे पर फेंक दिया। आरव भौचक्का सा रह गया। ये तुमने क्या किया? मैंने अपना फैसला सुनाया है आरव जी। चारू ने अपनी भारी भरकम चुनरी उतारकर कुर्सी पर रखते हुए कहा, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भी इस सौदे के कुछ नियम हैं। पहला नियम, इन 6 महीनों तक कमरे के बाहर हम दुनिया के लिए एक आदर्श पति पत्नी रहेंगे, ताकि बाबूजी की तबीयत पर कोई असर न पड़े। और दूसरा, चारू ने अलमारी से एक तकिया और चादर निकाली और उसे कमरे में रखे सोफे पर बिछाने लगी। और दूसरा नियम ये कि कमरे के अंदर हम दोनों अनजान भी हैं। इस बिस्तर पर आपका हक है और इस कमरे के उस कोने में मेरी शांति में दखल देने की कोशिश मत कीजिएगा। चारू सोफे पर लेट गई और उसने करवट बदल ली। आरव वही बूथ बनकर खड़ा रह गया। उसके अहंकार को आज किसी ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। वो लड़की जिसे वह पैसों की लालची समझता था, आज उसकी दौलत को रद्दी के टुकड़े की तरह ठुकरा कर चैन से सो रही थी। आरव पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उस सोफे पर जा टिकती। आज चारू की पहली रसोई की रस्म थी। चारू ने सुबह 5 बजे उठकर पूरे परिवार के लिए शानदार नाश्ता तैयार किया था। डाइनिंग टेबल पर दयानंद जी, जो अब व्हील चेयर पर थे, आराधना जी, आरव और आरव की मुंह बोली बुआ चंपा देवी बैठी थी। चंपा बुआ को चारू कभी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी आरव से करवाना चाहती थी। चारू ने जैसे ही चंपा बुआ को खीर परोसी, बुआ ने चम्मच से खीर को दूर खिसका दिया और मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे चारू, ये क्या बना दिया? हमारे घर में नौकर भी ऐसी फीकी खीर नहीं खाते। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है। जो कभी सड़क के धक्के खाती थी, वो राठौर खानदान का स्वाद क्या जाने। डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। आराधना जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक भारी और तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। बुआ जी! ये आवाज़ आरव की थी। आरव ने अपना नैपकिन टेबल पर रखा और चंपा बुआ की तरफ सख्त नज़रों से देखा। चारू भी हैरानी से आरव को देखने लगी। चारू अब इस घर की मालकिन है और मेरी पत्नी है। आरव के शब्दों में एक ऐसी धार थी कि चंपा बुआ का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे खीर बहुत पसंद आई और आइंदा इस घर में मेरी पत्नी से बात करने का लहजा जरा सुधार कर रखिएगा, वरना मुझे भी भूल जाना पड़ेगा कि आप मेरी बुआ हैं। आरव ने चारू के हाथ से खीर का कटोरा लिया और उसे अपनी प्लेट में डाल लिया। चारू की आंखें भर आई। जो इंसान रात को उसे तलाक के कागज दे रहा था, वो
आज सबके सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा था। आरव ने चुपके से चारू की तरफ देखा। चारू की कृतज्ञता भरी नजरों से जब उसकी नजरें मिली तो आरव के अंदर कुछ पिघल सा गया। दुनिया के सामने आदर्श पति पत्नी का नाटक करते करते क्या आरव वाकई चारू के करीब आ रहा था? धीरे धीरे शादी को 3 महीने बीत चुके थे। उस 6 महीने के अनुबंध की समय सीमा आधी हो चुकी थी। इन 3 महीनों में राठौर वंश की हवेली की आबोहवा काफी बदल चुकी थी। आरव और चारू के बीच अभी भी कोई लंबी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ थी, वो एक अजीब सी खामोश परवाह में बदल गई थी। आरव अक्सर रात को काम करते हुए चोरी छुपे सोफे पर सोती चारू को देखता रहता। उसकी मासूमियत, उसका बिना किसी लालच के हवेली की जिम्मेदारी उठाना, यह सब आरव के उस पत्थर दिल को धीरे धीरे पिघला रहे थे। उसे अब चारू से नफरत नहीं थी, लेकिन अपना गुरूर तोड़कर ये बात कबूल करना उसके लिए अभी भी नामुमकिन था। लेकिन एक दिन उस ठहरी हुई जिंदगी में एक तूफान आ गया। आरव ऑफिस से जल्दी लौट आया था। वो दयानंद जी के कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसने ड्राइंग रूम में चारू को किसी अजनबी लड़के के साथ बात करते हुए देखा। वह लड़का दिखने में साधारण लेकिन बहुत ही खुश मिजाज लग रहा था। सबसे ज़्यादा आरव को जिस बात ने चौंकाया वो थी चारू की हंसी। इन 15 सालों में आरव ने कभी चारू को इतना खुलकर हंसते नहीं देखा था। तुम्हें यकीन नहीं होगा विजय, मैं तुम्हें कितना याद करती थी। चारू की आवाज़ में एक चहक थी जो आरव के लिए बिल्कुल अजनबी थी। विजय ने चारू का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो चारू। मुझे लगा था राठौर की बहू बनकर तुम बदल जाओगी। यह देखकर आरव के दिमाग की नसें फटने लगी। वो जो चीज़ आज तक समझ नहीं पा रहा था, वो अचानक से एक भयानक जलन, जेलसी का रूप ले चुकी थी। चारू पर सिर्फ उसका हक है, यह ख्याल उसके अंदर एक जंगली आग की तरह फैल गया। आरव भारी कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थी। यहाँ क्या चल रहा है? आरव की आवाज़ किसी दहाड़ से कम नहीं थी। चारू झटके से खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ जल्दी से छुड़ा लिया। आरव जी, आप जल्दी आ गए। ये विजय है, मेरे बचपन का दोस्त, मेरे पुराने गांव से। ये शहर में किसी काम से आया है। मैंने इसका बायोडाटा नहीं पूछा तुमसे। आरव ने चारू की बात बीच में ही काट दी। उसने अपनी उंगली विजय की तरफ की। तुम कौन हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी पत्नी से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। गेट आउट। आरव जी, आप ये क्या कह रहे हैं? चारू हैरान थी। विजय ने मामला बिगड़ता देख समझदारी दिखाई। आरव सर, मैं बस चारू से मिलने आया था। मैं जा रहा हूँ। चारू, अपना ख्याल रखना। विजय वहाँ से चला गया। कमरे में अब सिर्फ आरव और चारू थे। आरव गुस्से से कांप रहा था। उसने चारू की बाह जोर से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे, चारू ने दर्द से कराहते हुए कहा। बदतमीजी? तुम एक गैर मर्द के साथ मेरे ही घर में हाथ डालकर हंस रही थी और बदतमीज मैं हूँ? आरव की सांसें तेज चल रही थी। उसका चेहरा चारू के चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। चारू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को पीछे धकेला। और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है आरव जी? आपने ही तो कहा था ना कि हम कमरे के बाहर पति पत्नी का नाटक करेंगे, कमरे के अंदर हम अजनबी हैं। 6 महीने बाद तो हम अलग होने ही वाले हैं ना, तो फिर मुझ पर यह हक जताने का नाटक क्यों? चारू के शब्द आरव को किसी चाबुक की तरह लगे। अलग होने वाले हैं? आरव ने बेतहासा हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस शादी से बाहर निकल जाओगी? आरव ने आगे बढ़कर उस डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को टेबल से उठाया जो हमेशा वहां पड़ी रहती थी। चारू की आंखों के सामने आरव ने उस फाइल के 2 टुकड़े कर दिए और उसे हवा में उछाल दिया। कागज के टुकड़े पूरे कमरे में बर्फ की तरह बिखर गए। चारू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये आपने क्या किया? आरव ने चारू को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया।
दोनों की धड़कनें अब एक हो रही थी। आरव की आवाज़ अब गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब सी दीवानगी से भरी थी। ये किया है मैंने क्योंकि तुम मेरी हो चारू, सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरा गुरूर था, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उस विजय तो क्या अपनी परछाई के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। चारू अवाक रह गई। जो आदमी कल तक उसके वजूद से भी नफरत करता था, आज वह उसकी आंखों में एक पागलपन वाला इश्क देख रही थी। आरव का चेहरा धीरे धीरे चारू के चेहरे के करीब आ रहा था। चारू ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह भी इस तूफान में बहने के लिए तैयार थी। आरव के उस अप्रत्याशित इजहार ने कमरे की हवा ही बदल दी थी। फर्श पर बिखरे डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े उस टूटे हुए गुरूर की गवाही दे रहे थे जो महीनों से उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। आरव की बाहों में कैद चारू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हमेशा इसी आरव की कल्पना की थी, एक ऐसा इंसान जो उसे समझे, उस पर हक जताए। लेकिन चारू ने अपनी आंखें खोली और आरव को धीरे से खुद से दूर किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सख्त था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देने से और कुछ शब्द कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा आरव जी? चारू की आवाज में एक गहरा दर्द था। आपने हमेशा मुझे अपनी मर्जी से चलाया है। जब नफरत करनी थी तो बिना मेरी गलती के मुझसे सालों तक नफरत की। जब शादी करनी थी तो मुझे मजबूर किया। अब डिवोर्स देना था तो मेरे मुंह पर कागज फेंक दिए। और आज आज आपको लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं बिना कुछ सोचे समझे आपकी बाहों में आ जाऊं? आरव हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसका इजहार सब कुछ सुलझा देगा। चारू, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। लेकिन क्या? चारू ने बात काटी। प्यार सिर्फ हक जताना नहीं होता आरव जी। प्यार इज्जत करना होता है। प्यार विश्वास होता है। जो आपने आज विजय को लेकर मुझ पर शक किया, वो प्यार नहीं, सिर्फ आपकी पॉजेसिवनेस थी। मुझे आपका ये आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए। चारू मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ किसी को चाहना काफ़ी नहीं होता, उसे जीतना पड़ता है। धीरे धीरे अब 6 महीने पूरे होने वाले थे। दयानंद जी अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और वापस अपने बिजनेस में सक्रिय हो गए थे। लेकिन राठौर हवेली में अब एक अजीब सी खामोशी थी। चारू ने आरव से बात करना लगभग बंद कर दिया था। वह सिर्फ काम की बातें करती। आरव भी बदल गया था। उसका वो गुरूर, वो गुस्सा सब गायब हो गया था। वह अब चारू की इज्जत करता, उसे स्पेस देता। उसने चारू के पुराने एनजीओ जहाँ से वह आई थी वहाँ के लिए एक बड़ा सा फंड भी डोनेट किया था। बिना चारू को बताए वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा था। और आखिरकार एक दिन 6 महीने का समय पूरा हो गया। सुबह सुबह चारू एक सूटकेस लिए हॉल में खड़ी थी। दयानंद जी और आराधना जी उदास बैठे थे। उन्होंने आरव और चारू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चारू का फैसला अटल था। तभी आरव सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह चारू के पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं चारू, आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने वो हक खो दिया है। लेकिन जाने से पहले इसे रख लो। चारू ने लिफाफा खोला। उसमें डिवोर्स पेपर नहीं थे। उसमें राठौर एम्पायर के 50% के शेयर्स के कागजात थे जो चारू के नाम पर ट्रांसफ़र किए गए थे। ये क्या है आरव जी? मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। चारू ने नाराज़गी से कहा। ये दौलत नहीं है चारू, ये तुम्हारा हक है। तुमने इस परिवार को जो दिया है उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आरव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़ है। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। उसने सबके सामने उस बड़े से हॉल में एक घुटने पर बैठकर वो डिब्बा खोला। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन साधारण सी अंगूठी थी, बिल्कुल चारू की तरह। चारू, मैंने आज तक सिर्फ तुमसे छीना है। आज
मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, अपना दिल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन क्या तुम इस अहंकारी और बेवकूफ़ इंसान को फिर से सुधरने का एक मौका दोगी? क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगी? हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट था। चारू की आंखें भर आई। ये वो आरव नहीं था जिसे वो जानती थी। ये एक बदला हुआ सुघड़ इंसान था जिसने अपना सबसे बड़ा गुरूर उसके प्यार के सामने हार दिया था। चारू ने सूटकेस का हैंडल छोड़ दिया। वह धीरे से आरव के सामने बैठी और उसने अंगूठी वाला डिब्बा ले लिया और कहा, अगर आपने फिर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश की ना, तो मैं सच में विजय के साथ भाग जाऊंगी। चारू ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। आरव भी हंस पड़ा। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ तुम और मैं और हमारा इश्क। आरव ने वह अंगूठी चारू की उंगली में पहना दी। चारू ने सूरज को गले से लगा लिया। दयानंद जी और आराधना जी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। राठौर की हवेली ने आज पहली बार एक सच्चा प्यार देखा था, एक ऐसा प्यार जो नफरत की आग में तपकर, आंसुओं में धुलकर और गुरूर को तोड़कर एक खूबसूरत रिश्ता में बदल चुका था। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि एक अमीर इंसान वो सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है। प्यार और सम्मान, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। प्यार और सम्मान को बनाए रखने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। प्यार स्नेह और जुड़ाव होता है, जबकि सम्मान उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कद्र होती है। किसी भी व्यक्ति का सम्मान बिना प्यार के कमजोर हो जाता है, जिसे पैसों या घमंड से खरीदा नहीं जा सकता। एक स्वस्थ रिश्ते में अपने पार्टनर की भावनाओं, सीमाओं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक अनाथ लड़की चारू और एक अमीर लड़का आरव की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी का कौन सा भाग आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।